नमस्कार दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी हिस्ट्री की यूट्यूब चैनल पीट हिस्ट्री वाला पर। देखो, कल अपन ने जो क्लास ली थी उस क्लास में अपन ने दो तीन शिलालेखों के बारे में पढ़ा था। जैसे कि अपन ने बुचकला अभिलेख के बारे में पढ़ा, मंडोर का जो द्वितीय शिलालेख 837 ईस्वी का उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद अपन ने जो गठियाला के शिलालेख थे 861 ईस्वी के उनके बारे में पढ़ा। आज अपन कुछ आगे चलते हैं और ये देखो, ये शिलालेख पढ़े अपन ने कल, वो मुख्य रूप से प्रतिहार वंश की जानकारी देने वाले मुख्य स्रोत थे। अब देखिए, राजस्थान के इतिहास में प्रतिहारों को अपन को पढ़ना है। वैसे देखिए, प्रतिहारों का जो इतिहास है, गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास है, वो भारत के इतिहास के संदर्भ में भी पढ़ते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि आपको वहां पर त्रिस्तरीय संघर्ष देखने को मिलेगा, ठीक है। और उस त्रिस्तरीय संघर्ष हुआ था राष्ट्रकूटों के बीच में, पाल वंश के बीच में और प्रतिहारों के बीच में, उसका संघर्ष लगभग 2 सदी तक चलता रहा। उसके बारे में अपन जानकारी पढ़ते हैं, ठीक है। आगे अपन आज कुछ और ऐसे अभिलेख पढ़ते हैं जो प्रतिहार वंश की जानकारी देते हैं, जिसमें से पहला अभिलेख है ग्वालियर प्रशस्ति। अब देखो, प्रशस्ति पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बता ही देता हूं, प्रशस्ति किसे कहते हैं। देखो, अभिलेख और प्रशस्ति में कोई ज्यादा खास अंतर है नहीं, लेकिन प्रशस्ति उसे कहते हैं जिसमें किसी वंश या शासक की बहुत बड़ा चढ़ाकर क्या की गई हो, प्रशंसाएं की गई हो, उसके वंश के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रशंसाएं की जाती है, उसे क्या कहते हैं, मन प्रशस्ति कहते हैं। अभिलेखों में क्या होता है, संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां लिखी हुई होती है, उनमें किसी प्रकार की खास प्रशंसाएं नहीं की जाती है। तत्कालीन समाज, सोसाइटी कैसी थी और राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में और उसके आसपास के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी होती है। तो कोई ज़्यादा माइनर अंतर है नहीं, वो थोड़ा सा माइनर सा अंतर है, वो है प्रशंसा को लेकर। भाई, प्रशस्तियों में किसी भी शासक या वंश की प्रशंसा ही की जाती है तो उसे प्रशस्ति कह देते हैं, और नॉर्मल सी उसे अभिलेख भी कहते हैं। अब देखिए, अपन ग्वालियर प्रशस्ति की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे अपन, ग्वालियर प्रशस्ति। कहां से प्राप्ति है, अब सभी को पता है ग्वालियर कहां है, तो सिंपल सी बात है, ग्वालियर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पर, ग्वालियर यूपी, ठीक है। ये प्रशस्ति कहां से मिली है अपन को, ग्वालियर उत्तर प्रदेश से मिली है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रशस्ति पर कोई तिथि नहीं अंकित है। ये जो प्रशस्ति मिली है, जो ग्वालियर शिलालेख मिला है, उस पर किसी प्रकार की तिथि अंकित नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं इसके समय के बारे में, इस अभिलेख पर, इस प्रशस्ति पर कोई तिथि अंकित नहीं है। जैसे कल अपन ने पढ़े गठियाला का शिलालेख पढ़ा, तो उसमें तो 861 ईस्वी दिया हुआ था, लेकिन इसमें कोई तिथि अंकित नहीं है। बस मात्र इतिहासकारों को अनुमान है कि ये जो प्रशस्ति रही होगी वो कब की रही होगी, 880 ईस्वी की रही होगी। क्योंकि देखो, इस समय क्या था, प्रतिहारों का भारत में शासन चल रहा था। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर प्रतिहारों का शासन था भारत में, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इलाकों पर किसका शासन था, प्रतिहारों का। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रशस्ति 880 ईस्वी की रही होगी, ठीक है। अब देखो, इस प्रशस्ति की जो लिपि है वो कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। इसकी भाषा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाषा विशुद्ध संस्कृत है। क्या है, बिल्कुल संस्कृत, शुद्ध संस्कृत है। कैसी भाषा है, बिल्कुल प्योर संस्कृत भाषा है, ठीक है, शुद्ध संस्कृत भाषा है। और इसकी रचना करने वाला कौन था, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, इस प्रशस्ति के रचनाकार के बारे में कई बार पूछा गया है। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसने की, और ग्वालियर प्रशस्ति किससे संबंधित है, इसका रचनाकार कौन है, इसकी भाषा विशुद्ध कौन सी है, संस्कृत है, ठीक है। तो ग्वालियर प्रशस्ति रचनाकार कौन था, बालादित्य। कौन था, बालादित्य था। अगर अपन प्रतिहार वंश की, जब प्रतिहार वंश पढ़ेंगे उसमें भी मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा कि जो बालादित्य था वो क्या, कौन था। दूसरी बात, बालादित्य, देखो ये बालादित्य, अब इस प्रशस्ति को लिखवाने का किस शासक ने कहा, यानी कहने का मतलब बालादित्य को जो ग्वालियर प्रशस्ति लिखने के लिए, प्रशस्ति की रचना करने के लिए कौन से शासक ने आदेश दिया था, तो आप ध्यान रखना, मिहिर भोज। तो मैं ये कह सकता हूं
इस प्रशस्ति की रचना मिहिर भोज ने करवाई। किसने करवाई? प्रशस्ति की रचना मिहिर भोज ने करवाई। और इसका रचनाकार कौन था? बालादित्य था। इसी कारण इस प्रशस्ति को मिहिर भोज की प्रशस्ति, क्या? मिहिर भोज की प्रशस्ति भी कहा क्या है? इस प्रशस्ति को किसने रचना करवाई थी? किसके द्वारा करवाई गई? किस शासक के द्वारा करवाई गई? तो मिहिर भोज द्वारा करवाई गई। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है, ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किस शासक ने करवाई थी? तो मिहिर भोज ने करवाई थी। ग्वालियर प्रशस्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मिहिर भोज की प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस प्रशस्ति की रचना किसने करवाई थी? मिहिर भोज ने करवाई थी। और किससे करवाई थी? बालादित्य से। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए ये। ठीक है, दूसरी बात, इस प्रशस्ति को इसी कारण मिहिर भोज की प्रशस्ति कहा गया है। अब देखो, इस प्रशस्ति का उद्देश्य क्या था? ये जो प्रशस्ति खुदवाई गई थी, इसका मूल उद्देश्य क्या था? वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इस प्रशस्ति का मूल उद्देश्य मिहिर भोज द्वारा ग्वालियर में एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उस मंदिर की जानकारी देने स्वरूप इस प्रशस्ति की रचना की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपसे पूछी जा सकती है ग्वालियर प्रशस्ति निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो मिहिर भोज द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर की जानकारी देना था। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना आप। इसका उद्देश्य क्या था ग्वालियर प्रशस्ति का? तो मिहिर भोज द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर की जानकारी देना था। क्या देना था? विष्णु मंदिर की जानकारी देना था। आपने देखा होगा वर्तमान में भी कुछ ऐसे होता है कि आप कोई मंदिर को दान देते हो या अगर आप कुछ देते हो तो आपके लिए कुछ ना कुछ लिख दिया जाता है वहां पर, जो चीज आपने दान दी, जिसे आपने कोई सीट वगैरह वगैरह प्रोवाइड करवाई है किसी मंदिर के लिए, बैठने के लिए स्थान बनवाया है या कोई पिलर्स खड़े करवाए हैं, तो उन पिलर्स पर आपकी जिसने ये दान किए हैं या जिसने निर्मित करवाए हैं उसके संबंध में कुछ लेख लिख दिए जाते हैं। आपने देखा होगा वर्तमान में जो मंदिरों में अगर वगैरह गेट पर लिखे हुए होते हैं, भाई फलाना फलाना द्वारा ये कार्य करवाए गए, है ना। तो उसी प्रकार जब उस काल में भी मंदिर निर्मित किए जा रहे थे तो उन्होंने मंदिर निर्माता, भाई किसने ये मंदिर निर्माण करवाया, उससे संबंधित प्रशस्तियां भी लिखी जा रही थी और उन्हीं मंदिरों से इस प्रकार की अपन को जानकारियां मिलती है। आपने देखा होगा अपन ने बहुत सारे ऐसे शिलालेख पढ़े हैं जो मंदिरों से प्राप्त हुए। तो ये कारण क्या था? क्योंकि जो मंदिर निर्मित किए जाते, देखो मुख्य कार्य ये था कि अपने स्थापत्य में मंदिर निर्माण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ये मंदिर अपने समाज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन्हीं कारण, इन अपने समाज से जुड़े होने के कारण लोगों ने क्या किया है, इन पर ज्यादा निवेश किया है। निवेश करने का मतलब है कि इन पर बहुत सारा दान दिया है, मंदिर निर्मित करवाए, क्योंकि आस्था में बहुत ज्यादा विश्वास था। इसी कारण क्या हुआ है कि उन संदर्भ में प्रशस्तियां या शिलालेख लिखे गए, उन्हीं से अपन को वहां से जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी ही जानकारी अपन को कहां से मिली है? इसी ग्वालियर प्रशस्ति से मिली है, जिसमें क्या था, मिहिर भोज ने क्या निर्मित करवाया? विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसके आगे कुछ और जानकारियां हैं वो आपको दे दूं। ले लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट। देखिए, तो ग्वालियर प्रशस्ति की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात है, इस पर कोई तिथि अंकित नहीं, क्योंकि आपको एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस प्रकार का, निम्न में से ग्वालियर प्रशस्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है या असत्य है। तो आपको एक डेट लिख के देगा, भाई हाँ ग्वालियर प्रशस्ति में इस तिथि का अंकन है, तो ग्वालियर प्रशस्ति में किसी प्रकार की तिथि का अंकन नहीं है। तो इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके आगे देखिए अपन ग्वालियर प्रशस्ति से और क्या जानकारियां मिलती है अपन को। ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति की देखो,
ग्वालियर प्रशस्ति में कितने श्लोक हैं? 17 श्लोक है। कितने श्लोक है? 17 श्लोक है। ठीक है, इनमें से जो 17 श्लोक है ना, चौथी पंक्ति में प्रतिहारों की वंशावली का उल्लेख किया गया है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखो, इसकी चौथी पंक्ति में, वैसे आपको कोई नहीं पूछेगा भाई कौन सी पंक्ति से क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चौथी पंक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि इसमें वंशावली का जिक्र किया गया है, प्रतिहारों की। किसकी वंशावली का जिक्र किया गया है? प्रतिहारों की वंशावली का जिक्र किया गया है। और इसके साथ ही देखो, इसके अलावा ग्वालियर प्रशस्ति में, इस प्रशस्ति में प्रतिहारों की, यहां जब भी मैं प्रतिहार लिखता हूं तो यहां पर यह समझना कि गुर्जर प्रतिहारों की बात कर रहा हूं मैं। इस प्रशस्ति में प्रतिहारों की राजनीतिक उपलब्धियों का भी उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? पहली बात तो इसमें 17 श्लोक दिए हुए हैं। इन 17 श्लोक में जो चौथी पंक्ति है उसमें प्रतिहारों की वंशावली का जिक्र किया गया है। उसके बाद इस प्रशस्ति में प्रतिहारों की राजनीतिक उपलब्धि, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स जो उन्होंने प्राप्त की, उनके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, राजनीतिक उपलब्धियां, पॉलिटिकल अचीवमेंट, यानी कौन कौन से इसने युद्ध जीते, किन किन क्षेत्रों पर इनका अधिकार था, किन शासकों को इन्होंने हराया, ये सभी प्रकार की पॉलिटिकल जो अचीवमेंट्स थी उनका जिक्र किया गया किसमें? ग्वालियर प्रशस्ति में। ठीक है, अब देखो, अपन जब प्रतिहार वंश के बारे में चर्चा करेंगे तब अपन बात करेंगे कि मिहिर भोज प्रतिहारों में बहुत प्रसिद्ध शासक रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो इन्होंने प्रतिहारों का मूल जो धर्म था वो वैष्णव धर्म ही था। कौन सा धर्म था? वैष्णव। कई बार इनमें कुछ भिन्नताएं भी देखने को मिली है कि कुछ कुछ शासकों ने शिव पूजा को भी महत्व दिया, लेकिन देखो मोटे तौर पर अपन कह सकते हैं कि प्रतिहारों के शासन काल में जो वैष्णव धर्म और अपना शैव धर्म था उन सभी को विशिष्ट रूप से पूजा जाने लगा था। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे चले। यस, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं। ये तो थी ग्वालियर प्रशस्ति आपकी। ग्वालियर प्रशस्ति के बाद में बात करते हैं अपन प्रतापगढ़ शिलालेख की। किसकी बात करते हैं? प्रतापगढ़ शिलालेख। कहां से प्राप्त हुआ है? चेनाराम अग्रवाल की बावड़ी के निकट एक चबूतरे से, और ये कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ शिलालेख कहां से मिला है? चेनाराम अग्रवाल की बावड़ी के निकट एक चबूतरा है, उसी चबूतरे पर ये प्रतापगढ़ शिलालेख लगा हुआ था, जो कि कहां पर है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, दूसरी बात, ये किस समय का है? तो 946 ईस्वी का है। कब का है? 946 ईस्वी का है। इसकी लिपि नागरी, भाषा संस्कृत। अब अभी तक अपन ने केवल दूसरा नागरी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख पढ़ रहे हैं। उससे पहले अपन ने एक और नगरी का अभिलेख पढ़ा था, वो भी कौन सी लिपि में था? नागरी लिपि में था। और चूंकि अपन ने जब राजस्थान में अभिलेखों की भाषाओं की जब चर्चा की थी तो अपन ने एक बात जिक्र किया था
फिर मध्यकालीन राजस्थान की भाषाओं जो लिखी गई है वो मुख्य रूप से संस्कृत में लिखी गई है। उसके बाद मध्यकालीन जो अभिलेख लिखे गए हैं वो कौन सी भाषाओं में लिखे गए, उर्दू, फारसी, संस्कृत और राजस्थानी में लिखे गए। लेकिन इनमें जो लिपियां इस्तेमाल की गई है वो कौन सी है, विशिष्ट रूप से या विशिष्ट जो लिपि इस्तेमाल की गई थी वो कौन सी थी, आपकी नागरी लिपि थी। ठीक है, अब देखिए नागरी लिपि के अभी तक अपन ने दो शिलालेख पढ़े हैं, एक तो नगरी का शिलालेख जो कहां से, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है, ये आपका प्रतापगढ़ शिलालेख जो कि नागरी लिपि में है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रतापगढ़ शिलालेख में से अपन को क्या जानकारी मिलती है, तो पहली जानकारी तो क्या है, इस शिलालेख से प्रतिहार वंश के शासकों की नामावली, कहना वो कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं इस शिलालेख में, वह प्रतिहार शासक महेंद्रपाल की उपलब्धियों, महेंद्रपाल ने क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त की थी, उन अचीवमेंट्स के बारे में दिया हुआ है का उल्लेख किया। दो चीज दिखी है अपन को, एक तो प्रतिहार वंश के शासकों की कुछ नामावलियां दी गई है, प्रतिहार वंश के शासकों की क्या दी गई है, नामावलियां दी गई है। इसके अलावा क्या दिया गया है, इसके अलावा इस शिलालेख में महेंद्रपाल की उपलब्धियां, महेंद्रपाल ने जो अचीवमेंट्स प्राप्त की थी उन अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है। दूसरी बात, इस शिलालेख से और क्या जानकारी मिलती है, तो इस शिलालेख से दसवीं शताब्दी में सामाजिक आर्थिक और धार्मिक जानकारियों के साथ उस समय की कर व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और व्यापार की जानकारी दी गई। क्या क्या दिया गया है, ये 10वीं शताब्दी के आसपास का है, सबको दिख रहा है, 946 ईस्वी है तो 10वीं शताब्दी चल रही है। तो 10वीं शताब्दी में उस समय की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जानकारी के साथ साथ उस समय के जो कर व्यवस्था थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा ट्रेड किस प्रकार का था उस समय का, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और एक और जानकारी मिलती है, वो है क्या, गांवों की सीमा का निर्धारण की जानकारी मिलती है, गांव की सीमाओं की जानकारी, किस चीज की जानकारी मिलती है, गांवों की जो सीमा निर्धारित की जाती है उस प्रकार की विभिन्न सारी जानकारियां मिलती है। तो गांवों की सीमाओं की जानकारी मिलती है। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, कर व्यवस्था और इसके अलावा धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक जानकारियां भी उपलब्ध होती है। वो किससे होती है अपन को, प्रतापगढ़ शिलालेख से। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्रतापगढ़ शिलालेख में किस वंश की जानकारी मिलती है, तो प्रतिहार वंश की नामावली की जिक्र है। और इसके अलावा महेंद्रपाल की, जो महेंद्रपाल प्रतिहार शासक महेंद्रपाल है उसकी अचीवमेंट्स का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा क्या है, इसमें 10वीं शताब्दी की जो व्यवस्था थी, 10वीं शताब्दी में जो अपना जो सोसाइटी थी, अपना जो रिलीजन था, उन सभी की जानकारियां मिलती है। और उसके साथ साथ क्या मिलती है, टैक्स प्रणाली थी और इसके अलावा जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी भी जानकारी मिलती है। और गांवों की सीमा किस प्रकार निर्धारित की जाती थी उसकी भी जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है,
प्रतापगढ़ शिलालेख में, जो कहां से प्राप्त हुआ है, चेनाराम अग्रवाल की बावड़ी प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस, प्रतापगढ़ शिलालेख जो कि आपने अभी पढ़ लिया है। अभी देखिए अपन बात करते हैं आगे की जो शिलालेख है उनकी। देखिए इन जो शिलालेख लिख रहे हैं अपन एक एक वो ज्यादा नहीं लिख रहे हैं कि अपन तो एक ही क्लास में अपन 3 या 4 शिलालेख ज्यादा से ज्यादा लिख रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिलालेख में निश्चित तौर से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। या तो आपको स्थान पूछेगा या आपको उसके इसमें कौन सी जानकारियां मिलती है उसके बारे में पूछेगा। और आरएस मेंस में तो लिखने के लिए कुछ भी दे सकता है आपको, कोई से भी शिलालेख के बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में लिखिए, तो उसको ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, अगली प्रशस्ति है सारणेश्वर या सांडनाथ प्रशस्ति, कहां से मिली है, उदयपुर। अब देखो मंदिर का पहले ही जिक्र हो चुका है, सांडेश्वर या सांडनाथ मंदिर कहां से, उदयपुर से मिली है, यानी इस मंदिर से प्राप्त हुई है। सांडनाथ नाथ इसलिए कहा गया है क्योंकि देखो जो शैव संप्रदाय था उसकी एक शाखा नाथ भी हुआ करती थी, इसलिए इसको नाथ कहा गया है। ठीक है, ऐसी कोई वो है नहीं। तो सारणेश्वर या सांडनाथ प्रशस्ति वो कहां से मिली है अपन को, उदयपुर से मिली है। ठीक है, किस समय की है, तो ये 953 ईस्वी की। कब की है, 953 ईस्वी की है। ठीक है, इसकी भाषा क्या है, भाषा संस्कृत है। कौन सी भाषा में लिखी गई है ये, संस्कृत भाषा। और लिपि कौन सी है इसकी, लिपि है कौन सी, नागरी लिपि। कौन सी लिपि है, नागरी लिपि है। ठीक है, अब देखिए जो सांडनाथ या सांडेश्वर प्रशस्ति है उसमें अपन को क्या जानकारी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो देखो, पहली बात तो ये उदयपुर से मिली है, तो निश्चित तौर से मेवाड़ के शासकों के बारे में बताती होगी। ठीक है, तो इस प्रशस्ति में गुहिल शासक अल्लट गुहिल शासक अल्लट, जिसे आलू रावल भी कहा गया है। ठीक है, अल्लट को किस नाम से जाना जाता था, आलू रावल के नाम से भी जाना जाता था। तो गुहिल शासक अल्लट के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में ये प्रशस्ति किसके बारे में जानकारी देती है, गुहिल शासक अल्लट के बारे में जानकारी देती है। कहने का मतलब ये जो प्रशस्ति है ये किसके समय की है, अल्लट के समय की है। किस शासक के समय की है, अल्लट के समय की है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, इस प्रशस्ति में अल्लट की माता महालक्ष्मी व अल्लट के पुत्र नरवाहन का भी उल्लेख किया गया है। किस किस का उल्लेख किया गया है, अल्लट की माता महालक्ष्मी व अल्लट के पुत्र नरवाहन का भी उल्लेख किया गया है। अल्लट के बारे में तो जानकारी देता ही देता है, इसके अलावा अल्लट की माता महालक्ष्मी और अल्लट के पुत्र नरवाहन की भी जानकारी देता है। इसके अलावा और क्या जानकारियां देता है ये शिलालेख, ये शिलालेख कहता है कि अल्लट के समय आहड़ एक प्रमुख प्रसिद्ध नगर व व्यापारिक केंद्र था। अल्लट के समय क्या था, आहड़ एक प्रसिद्ध नगर था और व्यापारिक केंद्र भी था। अब ध्यान रखना, इसके अलावा इसमें अल्लट के कुछ मंत्रियों, अल्लट के मंत्रियों कहने का मतलब महामात्यों या उसके जो मंत्री थे मंत्रियों
उसके अधिकारियों की जानकारी भी देता है। किस किस की जानकारी देता है? ये अल्लट के मंत्रियों और अधिकारियों की भी जानकारी देता है। और महत्वपूर्ण जानकारी क्या देता है कि आहड़ अल्लट के समय एक प्रमुख प्रसिद्ध नगर और व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या जानकारी है, ध्यान रखना। जो सारनेश्वरी जो सारनाथ प्रशस्ति है मूल रूप से कहां लगी हुई थी? ये प्रारंभ में नागदा नगर में वराह मंदिर में लगी हुई थी। कहां पर? वराह मंदिर में। कहां लगी हुई थी? वराह मंदिर में लगी हुई थी। ये मूल रूप से कहां लगी हुई थी? वराह मंदिर में लगी हुई थी। तो इसको उतार के कहां ले जाया गया? कि देखो मंदिरों को तोड़ दिया गया था उस समय, तो इन जो टूटी हुई जो शिला थी उनको ले जाकर सारनाथ प्रशस्ति में लगा दिया, तो वहां पर ही मिली है ये। ठीक है, तो इसमें क्या क्या जानकारी मिली अपन को सारनेश्वर या सारनाथ प्रशस्ति से? भाई ये उदयपुर से प्राप्त हुआ है, सारनेश्वर या सारनाथ मंदिर से, और इस समय 953 ईस्वी का है। ये मंदिर शमशान के पास में बना हुआ है। ठीक है, बहुत पुराना मंदिर है। भाषा संस्कृत है और लिपि क्या है? नागरी है। इसके रचनाकार कायस्थपाल व वेलक थे। इस प्रशस्ति के रचनाकार कौन कौन था? कायस्थपाल व वेलक था। ठीक है, फिर और क्या जानकारियां हैं? ये प्रस्तुति मूल रूप से वराह मंदिर में लगी हुई थी, इसको बाद में ले जाकर सारनाथ मंदिर में लगा दिया। इस प्रस्तुति में गुहिल शासक अल्लट के बारे में जानकारी मिलती है, यानी ये प्रशस्ति अल्लट के समय की है। अल्लट की माता महालक्ष्मी और अल्लट के पुत्र नरवाहन की भी जानकारियां देती है ये प्रशस्ति। इसके अलावा ये आहड़ को एक प्रमुख प्रसिद्ध नगर और व्यापारिक केंद्र के रूप में भी बताती है। और प्रशस्ति ये क्या जानकारी देती है? अल्लट के मंत्रियों, उसके अधिकारियों के बारे में भी जानकारियां देती है। और ये है आपके सारनेश्वर या सारनाथ प्रशस्ति। आप इसको आसानी से उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखिए इससे आगे अपना जो अभिलेख है वो है नाथ प्रशस्ति। कौन सा है? नाथ प्रशस्ति। कहां से मिला अपन को? लकुलिश मंदिर, उदयपुर। एकलिंग जी के मंदिर की कुछ थोड़ी सी ऊंचाई पर ये मंदिर बना हुआ है। कौन सा? लकुलिश मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर है नागौर उदयपुर में, उसी के पास में बना हुआ है ये। ठीक है, दूसरी बात, ये किस समय का है? 971 ईस्वी का। ठीक है, अभी अपन ने जो पिछला अभिलेख पढ़ा सारनेश्वर या सारनाथ प्रशस्ति, वो कब की थी? 953 की थी। और वो किसके समय की थी? अल्लट के समय की थी। और उसमें अल्लट के पुत्र नरवाहन का भी जिक्र किया गया था। ठीक है, ये जो नाथ प्रशस्ति है वो नरवाहन के समय की है। ठीक है, तो समय 973 है। इसके अलावा इसकी भाषा भाषा कौन सी है? संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत है। और लिपि कौन सी है? ये महत्वपूर्ण चीज है कि इसकी लिपि देवनागरी है। कौन सी लिपि है? देवनागरी में पद्य में लिखा गया है। इतना सा तो जानते हो, पद्य और गद्य क्या हुए? पद्य यानी पैरा यानी पैराग्राफ, और गद्य गद्यांश, सॉरी पद्य यानी तो श्लोक, और गद्य यानी गद्यांश यानी पैराग्राफ। तो ये आपके श्लोकों में लिखी गई है, यानी ख्याल पद्य में लिखी गई है। ठीक है, इसका रचयिता कौन है? आम्र कवि। कौन है? आम्र कवि। अब देखिए ये जो नाथ प्रशस्ति है, ये नाथ प्रशस्ति अपन को क्या जानकारी देती है? यह प्रशस्ति नरवाहन, अल्लट का पुत्र था ना नरवाहन के समय की जानकारियां देती
है। किसके समय की जानकारी देती है? नरवाहन की जानकारियां, नरवाहन के समय की जानकारी देती है। इसके अलावा इस प्रशस्ति में नागदा नगर की जानकारी दी गई है। किसकी जानकारी दी गई है? नागदा नगर की जानकारी दी गई है। इसके अलावा इस जो नाथ प्रशस्ति है, जो नाथ प्रशस्ति में जो कि एकलिंग जी का मंदिर है, उसकी पूजा आराधना करने वाले व उसको निर्मित करने वाले संप्रदाय के बारे में जानकारी दी गई है। और वो संप्रदाय कौन सा था? आपका पाशुपत संप्रदाय। कौन सा था? पाशुपत संप्रदाय। और उसमें पाशुपत संप्रदाय के बारे में ये कहा गया है कि लकुलेश मंदिर और एकलिंग जी के मंदिर की पूजा आराधना करते थे वो पुरोहित थे, और कुछ पुरोहितों के नाम भी या उनके गुरुओं के नाम भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार ये नाथ प्रशस्ति आपको कुछ महत्वपूर्ण 2 या 3 जानकारियां देती है। पहली बात तो ये नाथ प्रशस्ति कहां से? लकुलिश मंदिर उदयपुर से प्राप्त हुई है। समय 931 ईस्वी है। भाषा संस्कृत है, लिपि देवनागरी, जो भी पद्य में लिखी गई है। ठीक है, इसका रचयिता कौन है? आम्र कवि। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, नाथ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आम्र कवि। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आम्र कवि ने किस प्रशस्ति की रचना की? तो नाथ प्रशस्ति की है। ठीक है, और ये प्रशस्ति गुहिल शासक नरवाहन के समय की जानकारी देती है, और इसमें नागदा नगर की जानकारियां भी प्रस्तुत करती है। तो एक तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि भाई सारनेश्वर मंदिर में या सारनेश्वर मंदिर प्रशस्ति में किस नगर की जानकारियां हैं? तो आहड़ नगर को एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में बताता है। बल्कि नाथ प्रशस्ति किसको व्यापारिक केंद्र या मुख्य नगर का जिक्र किया गया है? तो है नागदा नगर का जिक्र किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब आप अगली जो क्लास होगी अपनी, जो बच के जो शिलालेख है उनके बारे में अपन अच्छे से जानकारी लेंगे। इसके अलावा वे सभी बच्चे, आपसे एक क्वेश्चन भी है कि राजस्थान के वह कौन से शिलालेख है, अब तक अपन ने जो पढ़े शिलालेखों में, राजस्थान के वह कौन से शिलालेख है जिनमें नागरी लिपि का इस्तेमाल किया गया है? आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप सबको इस क्वेश्चन का जवाब आपके अपने कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, खमा गणी, जय श्री राम।